धन्यवाद। हाँ, स्वागत है। 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे प्रमुख वक्ता रहने वाले हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा जी, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री विरजेश जी उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सजी नारायण जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री सुरेंद्रन जी, भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष तथा मंत्री, आज के इस सत्र के संचालन करता श्री देवेंद्र पांडे जी, जो मंत्री भी है भारतीय मजदूर संघ के, अध्यक्ष श्री जयंतीलाल जी तथा यहाँ उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मेरी महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा संपूर्ण केंद्रीय कार्य समिति सदस्य, आप सभी को सादर प्रणाम। एक बात पहले ही मैं बताना चाहती हूँ कि इसके साथ साथ मैं स्टेज आर्टिस्ट भी थी, बहुत साल तक मैंने काम किया, तो दोनों इसमें एक आदत है हम लोगों को, भाषण करते समय या ड्रामा में काम करते समय सामने बहुत बड़ा मॉब रहता है और वो मॉब के सामने हम ड्रामा करते हैं या भाषण करते हैं। आज ये ऑनलाइन की वजह से हम लोगों को थोड़ी वो तकलीफ हो रही है, प्रेरणा जो मिलनी है वो सामने नहीं दिख रहे हैं मॉब, इसलिए आप भी समझ जाएंगे ये नया नया अपना प्रैक्टिस है, पर इसकी आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि एक नया सिस्टम अभी हमने अडॉप्ट कर ले लिया है। इस सत्र में हम महिला कार्य के बारे में जानने वाले हैं, इसके बारे में सोचने वाले हैं। अब इसके पहले महिला और स्त्री ये जो है इसकी स्थिति हम आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगी। एक युग था जब भारतीय नारी का सारा जीवन घर की चार दीवारी में ही बीतता था। उनका सारा समय और शक्ति चूल्हे चौके के काम में, संतान के लालन पालन करने में, गृहस्थी की देखभाल करने में पूरा समय उनका बीत जाता था। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में जागृति आने से हम लोगों ने देखा है, बीच का कुछ कालखंड छोड़ दिया तो अभी हमारी महिला शिक्षित हो गई है, उच्च शिक्षित हो गई है। अभी सभी क्षेत्र में महिला आसानी से सामने आ रही है, जमीन पे, आसमान में और अभी तो जमीन के नीचे भी। हमने कल ही हमारे श्रम मंत्री जी से भी सुना है, जब माइनिंग में काम करने के लिए भी महिला तैयार है, खुद होके उन्होंने कहा है कि हम लोग काम करेंगे। तो ऐसे खदान में भी काम करने वाली सभी महिला हम लोग सेवा दे रहे, कार्य कर रही है। पुलिस में, सेना में, वहां भी अपने कार्य क्षमता का परिचय दे रही है। छोटी बड़ी नौकरी करके या अधिकारी पद पे विराजित होके आर्थिक स्वतंत्रता की ओर हम बढ़ रहे हैं। अपने संसार का आर्थिक भार भी उठा रही है। आर्थिक स्वावलंबन से नारी को दृढ़ता और आत्मविश्वास दिया है। शिक्षा या उच्च शिक्षा लेके आर्थिक दृष्टया स्वतंत्रता हम हो गए, परिवार की जिम्मेदारी भी कार्यक्षमता से संभालने लगी है। लेकिन क्या पहला महिलाओं की समस्या अब खत्म हो गई है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। जितना ज्यादा समय हम घर के बाहर रहते हैं उतनी ही हमारी समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। हमारे घर से बाहर निकलने से नई नई समस्याएं सामने आने लगी है। महिला और पुरुष यह दोनों एक ही समाज के घटक है, यूनिट है। शारीरिक भिन्नता छोड़ के दोनों एक समान है। हम ऐसा कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही एक समान ही है। एक पंछी जो रहता उसके हम दो पर है। जब दोनों एक ही समाज में रहते हैं तो दोनों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्न, पानी, मकान, स्वस्थ वातावरण और सांस्कृतिक हक मिलना चाहिए। ये हम सभी को मान्य है। आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए स्त्री पुरुष दोनों को समान संधि मिलनी चाहिए। अगर हम महिलाओं को आगे, महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती है तो हमारे समाज का जो दूसरा घटक है पुरुष, उन्हें भी इस काम में प्रयास करना चाहिए, जो हमारे देश में लगातार होता रहता है। सदियों से हम देख रहे हैं कि महिलाओं को हमारे यहाँ एक आदरणीय स्थान रहता है और उनकी उन्नति के लिए हमारा समाज हमेशा प्रयास करता रहता है। भारत की संस्कृति में हमेशा महिला का आदर किया है। महिला सशक्तिकरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा सतत प्रयास किए जाते हैं। नतीजा हमारे सामने है। आज भारत में महिलाओं में साक्षरता का प्रमाण बढ़ रहा है। आजकल लड़कियां
लड़कियां हो या महिला हो, शाम के बाद भी रात में भी अपने काम के लिए अपनी गाड़ी लेके या सर्विस करने, ट्यूशन करने के लिए बाहर जाती है। एक दौर था जब महिला को घर से बाहर कैसे निकलना यह बहुत बड़ी समस्या थी, पर आज ये समस्या नहीं है। नारी अपनी इच्छा से घर के बाहर जा सकती है। अब घर से बाहर जाने के बाद बाहर उनकी सुरक्षा की समस्या आ रही है, क्योंकि भारत में सभी जगह सामाजिक स्थिति समान नहीं है। हम देखते हैं कहीं-कहीं बहुत अच्छी स्थिति है। महिला की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है समाज का, वो सकारात्मक होना चाहिए। बहुत जगह है, लेकिन सभी जगह है, ऐसा हम नहीं कह सकते। और उसके कुछ लोग जो पूरे नकारात्मक भाव से महिलाओं की तरफ देखते हैं, देख रहे हैं हम आज उनके परिणाम क्या हो रहे हैं। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़, इसमें रोज दिन भर हम महिला अत्याचार के संबंध में ही खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं। यह एक महिला की एक स्थिति का एक भाग है, जो मैंने आपको सोचने के लिए थोड़ा सामने रखा है। हम सभी हमारे परिवार में लड़का-लड़की भेद बहुत सारे परिवार में आजकल नहीं करते हैं। शुरू से ही नहीं करना चाहिए। बहन-भाई में फ़र्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बचपन से ही लड़की को कहते रहते हैं, एक लड़की और एक लड़का है तो हम कहते रहते हैं, अरे तू ये काम सीख ले, तेरे को ससुराल जाना है। और ये हमें मालूम नहीं, ये बातें बार-बार उसका भाई भी सुनता है और उसको मालूम हो जाता है, तो ये तो ससुराल जाएगी और हमारे यहाँ तो दूसरी लड़की आएगी, मुझे क्या करना है? मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, वो सीखना भी नहीं चाहता। तो ये दोनों को हमें एक जैसे संस्कार देने चाहिए। अभी हमारे समाज में हम देखते हैं ज़्यादा प्रतिशत लोग लड़की को भी लड़के के समान ही बड़ा करते हैं, उसको संस्कार भी वही करते हैं। नारी के प्रति मातृत्व भावना रखने का संस्कार हमें लड़कों पर ही करना चाहिए, जिससे समाज में व्यवहार करते समय हमारे घर के जो पुरुष और लड़के हैं वो महिला प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे। समाज का छोटा रूप तो हमारा परिवार ही है। हमारे परिवार में भी अलग-अलग विचारों के लोग रहते हैं। हम सबको एक साथ हम सब रहते हैं। हम एक किसी में कुछ बुरी बात है करके उसे छोड़ नहीं देते या कुछ अच्छा है इसलिए बहुत ज़्यादा उसकी उसका या हम सराहना नहीं करते। इसलिए हमें समाज को भी हमारे परिवार की तरह देखना चाहिए और समाज में भी ये भावना जागृत करनी चाहिए। हमने लड़की पे तो संस्कार कर दिए, उसको लड़के जैसा बड़ा भी कर दिया। उसके रिज़ल्ट भी कुछ अलग है। वो आज नहीं सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन लड़के को हमने ये जो बातें नहीं बताई, उससे क्या हो रहा है कि उसमें महिला के प्रति जो आदर होना चाहिए, मदद करने की भावना होनी चाहिए, वो बहुत मात्रा में है, लेकिन कहीं-कहीं बहुत मात्रा में नहीं है। तो इसलिए संस्कार करना लड़कों के ऊपर भी संस्कार करने की आज बहुत आवश्यकता है। एक आजकल ये पूरे मीडिया में भी इसके बारे में अच्छे-अच्छे उदाहरण भी दिए जाते हैं। जो अपने टीवी पे जो जाहिरात आती है, उसमें भी एक वॉशिंग मशीन की जाहिरात मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँगी, जिसमें एक लड़की और लड़का रहता है और माँ कहती है कि लड़की को कहती है कि जा बेटा तू बाहर जाके ये सामान लेके आ और लड़के को कहते हैं कि तू वॉशिंग मशीन कैसे चलानी है वो देख ले। तो वो करता कहता है कि माँ मैं क्यों सीखूँ? वॉशिंग मशीन चलाना मेरा काम नहीं है, मैं बाहर जाके सामान लेके आता। तो कहती है नहीं, ये भी तुझे आना चाहिए। उसको जैसे बाहर का काम आना है, सीखना है, वैसे तुझे काम सीखना है। तो ये एक हमारे समाज में एक अच्छा चित्र है कि जो हम टीवी के माध्यम से भी, प्रसार माध्यम से भी लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि लड़कों को भी संस्कार की आवश्यकता है। हमारे घर की बहू-बेटियाँ सर्विस करने के लिए बाहर जाती है। उनको उनके कार्यस्थल से कोई तकलीफ है क्या? वहाँ का वातावरण कैसा है? इस बारे में हम कभी सोचते हैं क्या? मुझे लगता है इसका जवाब मुझे नहीं चाहिए, आप अपने मन में ही विचार करके सोच लीजिए। बहुत बार महिला इस विषय पर बात नहीं करना चाहती, टाल देती है, तकरार करना नहीं चाहती। ऐसे समय में उनको समझने की, मार्ग दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। महिला की समस्या, तकलीफ महिला ही समझ सकती है। या मैंने एक बात बताई है, लेकिन कार्यस्थल में उनको अनेक समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। ऐसे समय में प्रशासन से चर्चा करने के लिए महिलाओं का संगठित रहना आवश्यक है। एक मजबूत संगठन की जरूरत रहती है। आज हम देखेंगे तो संगठित और असंगठित उद्योगों में बहुत सारे कामगार संगठन कार्यरत है और भारतीय मजदूर संघ जो हम कहते हैं कि हम सबसे अलग है,
बाकी यूनियन से अलग इसलिए है क्योंकि भारतीय मजदूर संघ की कार्य पद्धति उद्देश्य के बारे में हम सभी जानते हैं। भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता सदस्यता बढ़ाने हेतु कभी कार्य नहीं करता। उनके कार्य में स्वार्थ का भाव नहीं रहता, तो सामाजिक कार्य करने का समाधान हमें मिलता है। भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता उसके कार्य से ही पहचाना जाता है। आज सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में, इंडस्ट्रीज में महिला कर्मचारी की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साथ में नई नई समस्याएं निर्माण हो रही है। ऐसे समय में महिला नेतृत्व की आवश्यकता निर्माण हुई है। वे सेटलमेंट रहता है, महिला के लिए सुविधा बढ़ाना है, सुविधा देना है। महिला के नाते उनकी कुछ अलग समस्या रही है, तो मुझे लगता है इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनकी बाजू रखने के लिए महिला नेतृत्व ही उन्हें ये न्याय करवा सकता है। इस बारे में भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति पद्धति से सर्विस करते समय आने वाली समस्या को सुलझाने के साथ साथ महिला कार्यकर्ता में राष्ट्रभाव जगाना, महिला सक्षमीकरण करने हेतु महिला का सहभाग बढ़ाना, नेतृत्व बढ़ाना, इस उद्देश्य से महिला कार्य बढ़ाना, यह भारतीय मजदूर संघ की भूमिका रही। अब थोड़ा हम भारतीय मजदूर संघ के महिला कार्य का भी इतिहास जानना चाहते हैं, वो भी जरूरी है हमारे लिए। भारतीय मजदूर संघ शुरू से ही महिला नेतृत्व के बारे में प्रयास कर रहा है। महिला की संख्या पहले से ही पर्याप्त है। महिलाओं को प्रशिक्षित करना, निर्णय प्रक्रिया में उनका सहभाग और सृजनात्मक कार्यक्रमों में उनका नेतृत्व पूर्ण सहभाग रहे, इसलिए तत्कालीन भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री माननीय प्रभाकर घाटे जी ने विशेष ध्यान दिया था। भारतीय मजदूर संघ महिला विभाग की स्थापना कोलकाता में 1981 में एक छोटे अधिवेशन में हुई थी। 23 दिसंबर 1982 में ठाणे महाराष्ट्र में पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सुधार की मांग की गई। ट्रेड यूनियन एक्ट में बदलाव करके 10% महिला जहां है वहां यूनियन पदाधिकारियों में वे अनिवार्य रूप से महिला पदाधिकारी होना का चयन करना, हमने इसकी मांग की थी। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि महिला विभाग की हर प्रदेश में इकाई हो। आज हम इसी व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं और महिला सहभागिता बढ़ रही है। 1987 में मुंबई में और 1990 में हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ मिलकर महिलाओं को रात्रपारी यानी नाइट ड्यूटी होनी चाहिए या नहीं और महिला समस्या, इस विषय पर 3 दिन संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, निर्णय प्रक्रिया में उनका सहभाग रहे, महिला सम्मेलन, कुछ विषयों पर परिसंवाद, इस प्रकार की कार्यक्रमों की रचना की गई थी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा चलने वाले सेमिनार में महिला प्रतिनिधित्व भारतीय मजदूर संघ की ओर से शुरू से ही होता आया है। अंतरराष्ट्रीय महिला परिषद में स्त्री पुरुष समानता, लिंगभेद समाप्त करना, विकास कार्य में, विश्व शांति प्रक्रिया में महिला का सहभाग, यह प्रमुख बिंदु थे। इन बिंदु पर विचार करने के लिए एक छोटी कमिटी बनाई गई थी। 2000 में ये छोटी परिषद का उसमें एक मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, उसमें भी भारतीय मजदूर संघ के महिला प्रतिनिधि की सहभागिता रही है। आज भी हम देखते हैं भारतीय मजदूर संघ में महिला कार्यक्रम का आयोजन, रचना, व्यवस्था महिला विभाग स्वयं करता है, अर्थात पुरुष कार्यकर्ता का हमें पूरा सहयोग हमेशा रहता है। गुणात्मक और संख्यात्मक विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब थोड़ा हम आज की स्थिति के बारे में जानते हैं। महिला की स्थिति आज कैसी है? 2017 में 17 से कामकाजी महिलाओं की सदस्यता जानने हेतु एक सर्वेक्षण दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र पुणे इनके द्वारा आयोजित किया गया था। ये सर्वेक्षण में 7000 महिला कार्यकर्ता द्वारा ये सर्वेक्षण करके रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें महिला का शिक्षण, रोजगार और सर्वकष स्थिति के बारे में अध्ययन किया गया। कुल 74,095 महिलाओं से प्रत्यक्ष संवाद चर्चा के माध्यम से यह सर्वेक्षण किया गया। इस अध्ययन के माध्यम से रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें महिला स्थिति में सुधार लाने के लिए जो सिफारिश, रिकमेंडेशंस जो आए हैं, बहुत उसमें गंभीरता से हमें उसे लेना है। उसमें
असंगठित क्षेत्र की महिला को संगठित करने हेतु संगठित क्षेत्र की महिलाओं ने अधिक प्रयास करने चाहिए, यह सिफारिश की है। उसमें यह भी नमूद है कि 51% नौकरदार महिलाओं को मैटरनिटी लीव आज भी नहीं मिलती है। कार्यस्थल में क्रैश की सुविधा नहीं है। 80% कार्यस्थल में रेस्ट रूम नहीं है। 35% जगह स्वच्छता गृह नहीं है। तो 24% महिला को साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती, यह आज की स्थिति है। तथा 10% महिला कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की शिकार बनती है। मैंने इसलिए पहले ही कहा कि महिला तकरार करने से बहुत पीछे हटती है, तकरार करती ही नहीं। और हमने ये भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, जब सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी सब जगह बनाने का तय हुआ, उस समय कोर्ट ने यह माना है कि महिला तकरार करने में आगे आती नहीं। इसलिए ये कमेटी में जब कमेटी बनती है उसमें पहले से ही 60% महिलाएं रहती है और यही सोचा जाता है कि यहाँ अन्याय जरूर हुआ है, ये सोच के ही कमेटी ये आगे उसकी इंक्वायरी करती है। इतनी गंभीर स्थिति कामकाजी महिलाओं की है, ये इस अध्ययन के माध्यम से सामने आई है। इस परिस्थिति में महिला कार्य बढ़ाना, महिला नेतृत्व बढ़ाना, नेतृत्व विकसित करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह समाज का सर्वांगीण विकास करना, यह हमारा राष्ट्र के प्रति प्रथम कर्तव्य है। भारतीय मजदूर संघ की रचना में तालुका स्तर, जिला स्तर, प्रांत स्तर से लेके अखिल भारतीय स्तर तक सभी कार्यकारिणी में महिलाओं को स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, पदाधिकारी पद पर महिला विराजमान है। निर्णय प्रक्रिया में महिला को सहभागिता है। महिला नेतृत्व बलशाली प्रभावी करने हेतु जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर महिला अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाता है। यह अभ्यास वर्ग 1 दिन से 3 दिन तक का रहता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन द्वारा महिला नेतृत्व, स्किल डेवलपमेंट, लिंग समानता, महिला सक्षमीकरण, ऐसे अनेक आवश्यक और तत्कालीन आवश्यकता अनुसार जो जो विषय रहते हैं उन विषयों पर कार्यशाला का भी आयोजन किया जाता है। सामान्यतः 5 दिवसीय अभ्यास वर्ग इसमें रहते हैं। भारतीय मजदूर संघ हर बार महिलाओं को ऐसे अभ्यास वर्ग के लिए प्रोत्साहित करता है, अवसर प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, आईएलओ का सदस्य होने के नाते भारत का प्रतिनिधित्व इस कॉन्फ्रेंस में, प्रतिनिधि भारत के इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहते हैं। आज भारतीय मजदूर संघ दुनिया में क्रमांक 1 का संगठन है। हम सभी को इस बात पर बहुत गर्व है। इस नाते भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय मजदूर संघ करता है। हमेशा आईएलओ में प्रतिनिधित्व भारतीय मजदूर संघ करता है। भारतीय मजदूर संघ इस कॉन्फ्रेंस के लिए महिला को भी सहभागिता बनाता है। 2017-2018 में 50% महिला का प्रतिनिधित्व ये आईएलओ के कॉन्फ्रेंस में हुआ है। आईएलओ द्वारा अभ्यास वर्ग का भी आयोजन किया जाता है। उस समय भी महिलाओं को अवसर प्रदान किया जाता है। हमने देखा है कि लॉकडाउन पीरियड में भी आईएलओ द्वारा से अपने वीवी गिरी इंस्टीट्यूट द्वारा अनेक ऑनलाइन अभ्यास वर्ग की शुरुआत हुई है। हम में से सभी लोगों ने उसमें अपना अपना योगदान दिया है। अभी एक 14 सितंबर से 18 सितंबर तक स्टार्ट एंड इम्प्रूव योर बिजनेस, इस विषय पर ट्रेनर्स ट्रेनिंग का ऑनलाइन आयोजन किया था। उसमें भी महिला कार्यकर्ताओं का भारतीय मजदूर संघ ने अवसर दिया। ये ट्रेनिंग के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ये विषय आया तो बार बार सोच रहे थे कि इसमें हमारे यूनियन का क्या काम है। अगर हमें नए उद्योग धंधे शुरू करने के लिए ये ट्रेनिंग देना है तो हमारा क्या रोल है। हम तो सर्विस करने वाले हैं, हम तो उनकी यूनियन चलाते। दूसरे ही दिन मुझे पता चला कि नहीं, ये कितना जरूरी है। और आज की परिस्थिति में हमें स्वयं रोजगार के लिए आत्मनिर्भर महिलाओं को, युवाओं को बनाने के लिए ये ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। तो ये इतने बहुत अच्छे वैल्यूएबल ट्रेनिंग जो रहते है उसके लिए भारतीय मजदूर संघ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देता है। महिला पदाधिकारी का संपर्क बढ़ाने के लिए प्रवास पर भी भेजा जाता है। इस प्रवास में महिला को कोई भी परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
जब तक हम प्रवास में रहते हैं, हमारी रहने की पूरी व्यवस्था, प्रवास व्यवस्था हमारा ख्याल करना किया जाता है। संबंधित कार्यकर्ता हमसे आखिरी तक, घर से निकलने से लेके हम घर वापस जाने तक हमारे संपर्क में रहते हैं। हमें कभी लगता नहीं कि ये हम अकेले कहीं प्रवास कर रहे हैं। ये भारतीय मजदूर संघ की एक खासियत है, जो जिसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं का सहभाग और महिला सदस्य संख्या हमारी इसमें बढ़नी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ के सतत प्रयास से इसलिए महिला कार्य आगे बढ़ रहा है और महिला नेतृत्व भी बढ़ रहा है। कुछ बातें जो अभी 2-3 साल में हुई है उसके बारे में भी हम मैं जिक्र करना चाहूँगी कि भारतीय मजदूर संघ ने 17 नवंबर 2017 को दिल्ली में एक बड़ी संख्या में रैली निकाली थी, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा महिला सम्मिलित थी। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, ये जो अपने महिलाओं का की विंग है, जहाँ महिलाएं ज्यादा संख्या में काम करते हैं। पहले हम इसे असंगठित कहते थे, पर हमने इसको संगठित कर दिया है। तो संगठित ही है, पर उनकी समस्याएं अलग अलग है। तो इनको 8-10 साल से मानधन में बढ़ोतरी नहीं मिल रही थी। 2018 में भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से इनके मानधन में बढ़ोतरी हुई। भारतीय मजदूर संघ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए ये आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जो बहनें हमारी, उनको दिल्ली में 19 और 20 सितंबर 2018 को ले गए थे और माननीय पंतप्रधान जी से आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को मुलाकात बातचीत करने का अवसर मिला। ये महिला इतनी खुश थी कि जो अपने ही काम में गांव में लगी रहती थी, उनको दिल्ली आके भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से बात करने को मिला। ये भी उनके लिए बहुत आनंद की बात थी। वो कहते थे कि ये बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है कि ऐसा अवसर बाकी यूनियन कभी नहीं देंगे। ये सिर्फ भारतीय मजदूर संघ ही कर सकता है। भारतीय मजदूर संघ का एक अखिल भारतीय महिला अभ्यास वर्ग 5, 6 और 7 दिसंबर 2019 को भोपाल में संपन्न हुआ। इस अभ्यास वर्ग में संगठित और असंगठित क्षेत्र से अनेक महिलाएं सहभागी हुई थी। आंगनवाड़ी आशा वर्कर के लिए अखिल भारतीय स्तर पर और प्रांत स्तर पर अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। 2018-2019 में भी आयोजन हुआ है। सभी महासंघ तथा प्रांत की ओर से महिलाओं के लिए अभ्यास वर्ग का आयोजन निरंतर किया जाता है। 25 मार्च 2020 को हमने देखा पूरे भारत में कोविड-19 की महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया। हम नहीं सोच रहे थे क्या लॉकडाउन है और क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा। कुछ तो भी बीमारी है जिसमें सर्दी खांसी होती है, उसके लिए क्या करना है। और कुछ अभी कभी बताया जाता था कि इससे कोई कोई मरता भी नहीं, सिर्फ इन्फेक्शन जल्दी होता है। तो इसके लिए क्यों इतनी चिंता करते हैं। हम लोग सोच रहे थे इतनी सारी बीमारियां है, ये भी है, वैसे ही चलेगा, इसके लिए क्या इतना लॉकडाउन करने की क्या जरूरत है। पर लॉकडाउन क्या होता है, वो लॉकडाउन लगने के बाद ही हम लोगों को पता चला। सब महिलाएं अपने घर में आ गए, सब लोग अपने अपने घर में थे। उस समय भी उनका सोचना शुरू था हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि घर में है, ऑफिस भी जाना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सबने अपने अपनी सुविधा अनुसार मदद कार्य प्रारंभ कर लिया। अपने उद्योगों की समस्या को से हटके हमेशा हम सोचते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, मेरे ऑफिस में ये नहीं है, मुझे ये तनख्वाह नहीं बढ़ती, मेरा वेज सेटलमेंट नहीं होता, मेरी ट्रांसफर नहीं होती, मेरा प्रमोशन रुक गया है, हमारे यहाँ ऐसे झगड़े हैं। इन बातों में हम उलझे रहते थे हमारे सर्विस के साथ। लेकिन यही पैंडेमिक कंडीशन में हम सब लोगों की सोच ही बदल गई। हम सोचने लगे कि ये लोग क्या कर रहे होंगे, जिनका हाथ पे पेट था, वो लोग अभी क्या कर रहे होंगे। ये हम सोच के सब लोग बहुत परेशानी में आ गए थे। तो हमने, हमारी बहुत सारी महिलाओं ने भोजन बनाया, जीवन आवश्यक सामग्री का जरूरतमंदों को वितरण किया। टेलरिंग व्यवसाय करने वाली हमारी बहनें मास्क बनाने लगी। आशा वर्कर बहनें, आप जानते ही है, उनको वेतन नहीं रहता, उनको मानधन के नाम से जो भी देते हैं, उनमें से उन्होंने स्वखुशी से उन्होंने अपना 1 दिन का मानधन जरूरतमंद लोगों को दे दिया। एक मुझे फोन आया था राजस्थान से उस समय में कि दीदी अभी कुछ काम ही नहीं है, ऑफिस में भी नहीं जाना है, ड्यूटी भी नहीं करना है, क्या करना है मालूम नहीं, घर में ही बैठे सिर्फ खाना बना रहे या कुछ नया नया पदार्थ बना रहे, खिला रहे घर वालों को। घर वाले खुश है, पर ऐसा लग रहा अंदर से हम लोग खुश नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि बेटा आपको और क्या आता है, तो बोले मैं सिलाई वगैरह करती थी।
मैंने कहा मास्क बनाओ, तो फिर कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं बाहर भी नहीं जा सकते। मैंने कहा अभी आप सोचो आपके आसपास में कुछ ऐसा एरिया है क्या जहाँ आप मास्क का वितरण कर सकते, क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी थी कि वो अपने पैसे से कपड़ा भी ला सकती थी और फ्री में मास्क का वितरण भी कर सकती थी। तो उन्होंने कहा दीदी हाँ, बाजू में बहुत सारी झोपड़पट्टी भी है, उसको लग के बस्ती है अलग, जो मजूरी करते हैं वो लोग वहां रहते हैं, तो ये मैं काम कर सकती हूँ, मैं 100 तो पक्का करूंगी। और उन्होंने मुझे, पर बोले मुझे इतना अच्छा सिलाई अभी जमेगी कि नहीं मालूम नहीं। फिर मैंने कहा आप मास्क बना के मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं देख लूंगी। तो मास्क देखने के बाद मैंने कहा अरे इतना अच्छा मास्क बनाया, और क्या बना। तो उन्होंने प्रेरणा लेके अपने यहाँ मास्क बना के उसका वितरण भी किया। अभी ये इस तरह से हम कार्य करते करते हम सोच रहे थे कि कैसे अभी हमारी और मदद कैसे हो सकती है और हम क्या मदद कर सकते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र की बहनों ने उस पूर्णता से जो मदद कार्य किया, हम ऐसा ही कहते थे कि हमारी, इससे हम लोग ये इतना पक्का है कि हमारी बहनें सेवा भाव के दृष्टिकोण से भी भारतीय मजदूर संघ की महिलाएं काम कर रही है। लॉकडाउन कालावधि में एक दूसरे से हम लोग फोन पे कांटेक्ट करते करते रहते थे। एक हमने नियम बना लिया था, सवेरे रोज दो चार लोगों को फोन करना, फिर अपने काम करना। तो उस समय बात करते करते पता चला कि अभी बहुत प्रॉब्लम है, संगठन स्तर पे भी है, जहाँ पे संगठित है वहां पे भी है, असंगठित का तो उनके बारे में तो हम सोचने से ही हमें पता है कि क्या क्या तकलीफ है उनको। तो हमने फिर 21 जून 2020 को एक आपस में चर्चा करके एक ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया अखिल भारतीय स्तर पे, जिसमें हमने संगठित क्षेत्र की महिलाओं को ज्यादा संख्या में वहां पे सम्मिलित किया था। बात ऐसी हो गई कि पहले हमने, इसके पहले भी महाराष्ट्र में बहुत सारी मीटिंग लिए थे, उनकी क्या समस्या है, तो उसको लेके भी हम चिंतित थे कि उनकी समस्या का क्या करना। लेकिन ये समस्या जब असंगठित की उनकी समस्या सुनने के बाद हमारे संगठित क्षेत्र की महिला कहने लगी कि हम इनके लिए समय निकालेंगे, हमसे जो होता है वो हम मदद करने के लिए भी इनको तैयार है। उनकी असंगठित क्षेत्र की समस्या को देख के हमारी महिलाएं भी संगठित क्षेत्र की प्रभावित हो गई है और उन्होंने उत्स्फूर्तता से मदद करने की भी बात की है। अब इतना ही नहीं, हमारी जो महिलाएं सेवानिवृत्त हो गई थी, उन्होंने भी बताया कि हम भी कर सकते हैं, हम कुछ मदद कार्य संपर्क करना, जो भी आप कहेंगे, आपका जो प्लानिंग रहेगा उस समय में हम जितना भी हमारा योगदान दे सके, सभी इससे तन मन धन से वो देंगे, ऐसी इच्छा भी उन्होंने प्रकट की थी। अब भारतीय, हाँ, ये जो बात है ये ऐसी आज की स्थिति है। और हम फिर से आते हैं उसे अपने कोरोना की स्थिति के इसमें, तो हमें पता चलता है, आज हम सोचते हैं कि आज की परिस्थिति में, हमारी परिस्थिति में काफी बदलाव आ गया है। ये तो हम कार्य, यूनियन का कार्य भी हो गया, हमने क्या करना है वो भी हमने हमारी तरफ से कर लिया। लेकिन पिछले 6 महीने से हमारे ख्याल में एक बात आ रही है कि परिस्थिति आमूलाग्र बदलती चली जा रही है। कोविड-19 की महामारी ने हमें कुछ कुछ पुरानी बातें, संस्कार उसकी याद दिलाई है। हम सभी जानते हैं, संघवाद खत्म करने की या अनावश्यक खर्चा कम करने की सीख सीख हमें इस पैंडम की वजह से मिली है। उसी तरह समाज के अत्यंत गरीब वर्ग, प्रभावी मजदूर, प्रवासी मजदूर के तरफ तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है। हम उनके बारे में सोचने लगे हैं। रोजगार कम हो गए, ऐसी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति में समाज का एक घटक होने के नाते महिला की जिम्मेदारी पुरुष जितनी ही है, क्योंकि हम बराबर के दर्जे में काम करते हैं, तो हमें भी हम ये जिम्मेदारी भी टाल नहीं सकते। हमारी भूमिका इसमें अहम रहने वाली है। असंगठित क्षेत्र के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए हमें मदद कार्य करना है। तन मन धन तीनों माध्यमों से हम ये मदद करेंगे। आप सभी यहाँ उपस्थित महिला और पुरुष, हम इनके इसके बारे में सोचने वाले हैं, निर्णय करने, अपने मन में ये संकल्प करने वाले हैं। अब रोजगार कम हो गए, रोजगार कम हो गए, खत्म हो गए, ये रोना हम कितने दिन रोएंगे, इसे हमें बंद करना पड़ेगा। हमारे बेरोजगार युवा, महिला, इनको स्वयं रोजगार की ओर ले जाना पड़ेगा।
सेवा के नए नए अवसर में ढूंढने पड़ेंगे। हम देख रहे हैं नई नई चीजें आवश्यक हो गई है। मास्क आवश्यक है, सैनिटाइजर आवश्यक है, वो सैनिटाइजर जिसमें भरते हो बोतल आवश्यक है। ऐसी सारे बहुत सारी बातें हैं जो छोटे छोटे उद्योग शुरू करके हमारी महिलाएं और युवा कर सकते हैं। खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए हमें महिला और युवा को प्रशिक्षण देना पड़ेगा और उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। मुझे मालूम है हम सब ये जरूर कर सकते हैं। 10 नवंबर 2019 से हम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं 10 नवंबर 2019 को नागपुर में इस उद्घाटन सत्र का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उसके उस बाद में अभी मार्च अप्रैल महीने से हमने थोड़ा उसमें अलग तरीके से हम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। जो हम चाहते थे उतनी भीड़ लाना वो अभी इस परिस्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए हम अलग तरीके से भी ये जन्म वर्ष मना रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने उनकी जीवनी 9 खंडों में प्रकाशित की है, ये भी आप लोगों को मालूम है। उसमें से मेरा आग्रह रहेगा कि खंड 1 और 2 सभी बहनों ने जरूर पढ़ना चाहिए। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जीवन उस पर से ही हमें बहुत प्रकाश उसमें ज्यादा है। उनकी माँ के बारे में उसमें उल्लेख है। उनकी माँ ने बचपन से ही श्रद्धेय दत्तोपंत जी को समाज कार्य के लिए प्रेरित किया है। छोटे बचपन से ही उनमें वो लगाव था कि नहीं मुझे समाज के लिए कुछ करना है। पढ़ाई से भी ज्यादा उनको वो लगा था, लेकिन पढ़ाई भी उनकी पूरी हो गई और उनकी जो इच्छा थी वो भी उनकी माँ ने उसे आखिरी तक उनको तैयार किया, प्रेरित किया और उनका साथ दिया। और एक आज हम उनका एक आदर्श जीवन हमारे लिए है। मुझे लगता है इनके जीवन का हमें अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। अपने व्यग्र जीवन से समय निकाल के भारतीय मजदूर संघ का कार्य हमें बढ़ाना है। भारतीय मजदूर संघ का कार्य यह राष्ट्र कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। भारतीय मजदूर संघ इस राष्ट्र कार्य के यज्ञ की एक संविदा भी अगर हम बनते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन की सफलता है। आज इस अवसर पे हमें यही संकल्प करना है कि मैं महिला विभाग के लिए, महिलाएं भी और पुरुष भी महिला विभाग को सक्षम बनाने के लिए आज हम सभी संकल्प लेंगे कि ये विभाग और सक्षम हमें बनाना है। इस संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।